दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी के सिलेबस से लिंक करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखेंगे और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर रखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, जो 5 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है चाइना ड्राइव स्क्वाड। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि टोक्यो में क्वाड की जो मीटिंग होने वाली है उसको लेकर के हम ये कह सकते हैं कि क्वाड जो एक अमूर्त विचार था, अब वो धीरे धीरे एक विश्वसनीय राजनीतिक गठबंधन बनने की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। यदि एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस इत्यादि टॉपिक आते हैं, उससे जोड़कर देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ की पॉइंट्स। टोक्यो में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के चतुर्भुज मंच क्वाड्रिलेटरल फोरम, जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, उसकी बैठक को लेकर बीजिंग और उसके आधिकारिक मीडिया की ओर से लगातार राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। यदि चीनी नेता दर्पण देखते तो देख सकते कि यह बीजिंग की अतिशय रणनीतिक महत्वाकांक्षा है जो क्वाड के समेकन को प्रेरित कर रही है। देखिए, यहां समझने वाली बात है, यदि ये जो चतुर्भुज मंच बना है, इसके बनने के पीछे अगर कोई सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजिंग की जो अतिशय रणनीतिक महत्वाकांक्षा रही है अपने आसपास के इलाके में, सिर्फ उसी को ही हम लोग बोल सकते हैं। उसकी वजह से ये क्वाड आपका जो फोरम बना है उसी की वजह से है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ी सी जानकारी क्वाड के बारे में। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो 4 मेंबर स्टेट्स जिन्होंने मिलकर के इसे बनाया वो थे इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जो प्रमुख उद्देश्य था क्वाड बनाने के पीछे वो ये था टू इंश्योर एंड सपोर्ट अ फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। एक ऐसा इंडो पैसिफिक रीजन बनाना जहां पे हम लोग ये कह सकें कि भाई प्रॉस्पेरिटी जो है वो बनी हुई है। देखिए, ये जो क्वाड का जो आइडिया था, इसको प्रपोज करने वाले सबसे पहले 2007 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे थे। एक बात यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि 2004 में जब सुनामी आई थी, जिसको हम लोग बॉक्सिंग डे सुनामी के नाम से भी जानते हैं, तब इन्हीं 4 देशों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम रखा गया कोर ग्रुप, सो दैट कि ये चारों देश एक दूसरे की उस समय जो सुनामी की वजह से जो बर्बादी हुई थी उसमें मदद कर सकें, भारत की और बाकी अन्य देशों की। यहां पे मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है बॉक्सिंग डे। जरूरी है, थोड़ा सा फन फैक्ट है, समझ लीजिए। देखिए, जो बॉक्सिंग डे शब्द है ये आपने कई बार सुना होगा, खास तौर से जब ऑस्ट्रेलिया में 26 दिसंबर को कोई टेस्ट मैच होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। तो ये जो बॉक्सिंग डे शब्द है, देखिए इसका सबसे पहले बॉक्सिंग से कुछ लेना देना नहीं है। ये बॉक्सिंग डे जो इस्तेमाल किया जाता है, ये नाम आया है उस समय से जब अमीर लोग अपने गिफ्ट्स को डब्बों में बंद करके, बॉक्स करके गरीबों के बीच बांटा करते थे। बॉक्सिंग डे एक ट्रेडिशनली एक ऐसा दिन हुआ करता था जब जो सर्वेंट्स होते हैं, जो नौकर होते हैं, उनकी छुट्टी हुआ करती थी और उसी दिन जो सर्वेंट्स थे वो अपने मालिकों से अलग अलग तरीके के क्रिसमस गिफ्ट हैं जो बॉक्सेस में आते थे वो रिसीव किया करते थे। अब ये जो बॉक्सिंग डे है इसका कई जगह पे रिलीजियस कनेक्शन भी है। जैसे आयरलैंड में इसको सेंट स्टीफन्स डे के रूप में मनाया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज जैसे हंगरी, जर्मनी, पोलैंड, नेदरलैंड्स इत्यादि में बॉक्सिंग डे को सेकेंड क्रिसमस डे, क्योंकि ये 26 दिसंबर को आता है, उस रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 2007 में जब शिंजो अबे ने एक ऐसा प्रपोजल प्रस्तुत किया कि भाई चारों देशों को मिलकर के एक पॉलिटिकल कोalition बनाना चाहिए, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया ने अपने हाथ खींच लिए। ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ खींचने के पीछे जो सबसे बड़ा जो रोल था वो था चाइना का प्रेशर।
दिसंबर 2012 ने शिंजो एबे में दोबारा ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इस बार इस कॉन्सेप्ट को कहा गया डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ये जो चारों डेमोक्रेटिक कंट्रीज, मैं यूएसए की बात करूं, जापान की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं और भारत की बात करूं, ये चारों लोकतंत्र हैं। ऐसा कहा गया इन चारों देशों ने एक साथ मिलकर के, शिंजो एबे ने इन चारों देशों से ये कहा कि भाई जरूरी है हमें कि हम लोग हिंद महासागर और जो आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर है वहां पे हम अपने जो नेवल कंसर्न्स हैं, जो मैरीटाइम कंसर्न्स हैं, उनको सेफ गार्ड करें। प्राइमरीली किससे? चाइना से। नवंबर 2017 में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर के काफी समय से पेंडिंग चल रहे इस कोalition को एक नाम दिया जिसका नाम पड़ा क्वाड कोalition। और उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप करी, खास तौर से एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप करी जिससे कि वो इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें जितने भी क्रिटिकल सी रूट्स हैं उनको सेफ गार्ड कर सकें और किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंस से दूर रख सकें। जब मैं यहां पे इन्फ्लुएंस की बात करता हूं तो मेरा यहां पे खास तौर से तात्पर्य चाइना की ओर है। तब जाकर के आपका ये क्वाड कोalition जो है वो बना। अब वर्तमान में क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा उसके देख लेते हैं। बीजिंग क्वाड के प्रति, देखिए बीजिंग का जो रवैया रहा है क्वाड के प्रति वो हमेशा से संदेह का रहा है और वो लगातार इस फोरम का विरोध करता आ रहा है। चाइना का कहना यह है कि ये जो समूह बना है, ये बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भाई ये समूह जो है वो उभरते हुए चाइना को रोकने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ कई अवसरों पे चाइना ने यह भी कहा है कि ये जो क्वाड कोalition है ये वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़े खतरे के रूप में भी उभर सकता है आगे चल करके। यहां पे हम लोगों को ये ध्यान देने की जरूरत है कि बीजिंग लगातार इस मंच को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ ये जो चारों सदस्य हैं इनके बीच में भी आपसी विरोध को जन्म देने का प्रयास कर रहा है। अभी यहां देखने वाली बात यह है कि भाई ये जो चारों जो देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान, इन्होंने अभी तक डायरेक्टली चाइना को सामने से आकर के काउंटर करने की कोशिश नहीं की है। साथ ही साथ ये भी एक बात देखने वाली थी कि भाई इन देशों के, चारों देशों के काफी गंभीर आर्थिक हित चाइना में संलग्न थे और साथ ही साथ वो बीजिंग के साथ स्थायी राजनीतिक संबंधों के निर्माण में पर्याप्त रुचि रखते थे। शुरुआत में जो अप्रोच थी वो इन चारों कंट्रीज की ये थी, लेकिन चीन लगातार इन चारों कंट्रीज के ऊपर अलग अलग तरीके से अपना प्रेशर जो है वो क्रिएट करता जा रहा है। अब आगे का रास्ता चीन सोचता है, देखिए यहां पे मैंने कहा कि भाई हर कंट्री को प्रेशराइज करने की बात करेंगे, लेकिन यहां पे जरूरी है कि हम भाई इस चीज को चाइना के रेफरेंस में हम लोग देखें। वो हमारे लिए चाइना और भारत के रेफरेंस में हमको देखना जो है वो जरूरी है। यहां पे सबसे जो जरूरी बात है वो ये कि चीन सोचता है कि वो भारत को विभिन्न मुद्दों पर, सीमा पर आक्रामकता को लेकर के, पाकिस्तान के साथ सैन्य साझेदारी को गहरा करने। जब यहां पे देखिए एक चीज यहां पे बहुत जरूरी है समझने वाले के लिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि भाई पाकिस्तान और चाइना ये दोनों के दोनों काफी अच्छे मिलिट्री एलाइज हैं और साथ ही साथ चाइना जो है वो पाकिस्तान को लगातार मिलिट्री क्षेत्र में मदद करते आ रहा है। जैसे कि चाइना ने हाल ही में चेंगडू J-10B फाइटर एयरक्राफ्ट वो पाकिस्तान को दिया। साथ ही साथ चाइना और पाकिस्तान मिलकर के JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट का ज्वाइंट डेवलपमेंट कर रहे हैं। K-8 काराकोरम एडवांस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट वो भी चाइना की टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। साथ ही साथ पाकिस्तान की आर्मी में जो अल खालिद टैंक्स हैं उनका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो चाइनीज टैंक जिनके नाम टाइप 90 और MBT 2000 है उनके ऊपर बेस्ड है। साथ ही साथ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता का अवरोध करने से लेकर, अब यहां पे बात हो रही है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जिसको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप भी कहते हैं। थोड़ी सी जानकारी जरा उसके बारे में देख लें, क्या है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। देखिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसकी स्थापना हुई थी 1974 में। 1974 में जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था, उसके बाद इसकी स्थापना हुई। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ऐसे कंट्रीज का ग्रुप है जिनका एम है प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करना by curbing the export of nuclear weapon development material and related technology। जो टोटल टारगेट है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का वो ये है कि भाई पूरे तरीके से
जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो डेवलपमेंट मटेरियल है और उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको पूरा का पूरा एक्सपोर्ट होने से कर्ब करना, रोकना उसको। शुरुआत में जब ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना था तब इसके 7 मेंबर्स थे और अब इसके मेंबर्स 48 हैं। देखिए, किसी भी कंट्री को यदि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, परमाणु आपूर्तिकर्ता ग्रुप का यदि मेंबर बनना है तो 2 सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिनका उनको पालन करना पड़ता है। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि भाई चाइना इंडिया के लिए किस तरीके से रुकावट बना हुआ है। इंडिया एक लंबे समय से एनएसजी का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन चाइना हर बार आकर के इस चीज का विरोध करता है। चाइना यह कहता है कि भारत तभी मेंबर बन सकता है एनएसजी का जब वो एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं कर देता। तो यह बात तो हो गई परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में किस तरीके से भारत को रोकने का प्रयास कर रहा है चाइना। साथ ही साथ भारी व्यापार घाटे को संबोधित करने से इनकार करने तक में दबाव रख सकता है। अब एक बात हम लोग और जानते हैं यहां पे, अब अगर हम लोग यहां पे थोड़ा सा देखें तो भारत और चाइना ये दोनों के दोनों एक अच्छे ट्रेड पार्टनर हैं, लेकिन यहां पे दिक्कत ये है कि इनके बीच में जो व्यापार घाटा है वो बहुत ज्यादा है। यदि अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ा सा डेटा शेयर करूं मैं आपके साथ, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 2019 में जो टोटल ट्रेड हुआ है दोनों देशों के बीच वो हुआ है 92.67 बिलियन डॉलर्स। इसमें से जो चाइना का कंट्रीब्यूशन था वो था 74.72 बिलियन डॉलर्स और जो भारत का कंट्रीब्यूशन था वो था 17.95 बिलियन डॉलर्स। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि भाई ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन यहां पे एक अच्छी बात यह भी है कि जो भारत और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट जो इस साल 2019-2020 में 48.66 बिलियन डॉलर्स का आया है, वो पिछले साल यानी कि 2018-19 में 53.56 बिलियन डॉलर्स का था और उससे पहले साल ये 63 बिलियन डॉलर्स का था। मतलब यहां पे एक चीज देखने लायक है कि भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो घटता जा रहा है। आप देख सकते हैं नंबर्स यहां पे आपको दिए हुए हैं। अब ये जो दोनों देशों के बीच में जो व्यापार घाटा है, चाइना कभी भी इसको संबोधित करने की बात करता ही नहीं है, जबकि भारत ने कई मंचों पर यह सवाल उठाया है कि भारत और चाइना मिलकर के इस जो व्यापार घाटा हो रहा है उसको संबोधित करें, लेकिन चाइना हमेशा इससे बचा है। यदि हम लोग बात करें ट्रेडिंग पार्टनर्स की तो एक जानकारी छोटी सी, अमेरिका इस समय भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना 2013-14 से लेकर के 2017-18 तक भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। उससे पहले यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। ये तो बात हो गई इसको लेकर के। अब बात करते हैं कि भाई अभी हाल के समय तक क्वाड के लिए एक मजबूत भविष्य की कल्पना करने में भारत ही सबसे अधिक सतर्क था। देखिए, भारत के अपने कुछ कंसर्न है और भारत ने डायरेक्टली ये कभी भी जाहिर नहीं किया कि भाई वो डायरेक्टली एकदम से इसका मेंबर बनना चाह रहा था और सबसे सतर्क अभी तक भारत ही रहा है। लेकिन लंबे समय से चीन जो भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है और कोशिश कर रहा है कि भारत को एक दबाव में ही हमेशा रखें, वो भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और चीन के इसी रवैये को देख करके दिल्ली के दृष्टिकोण में भी एक परिवर्तन आया है और क्वाड के समेकन कंसोलिडेशन में अपने योगदान के लिए अब दिल्ली भी आगे बढ़ सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली भी अब इस चीज में एक बड़ा कदम आगे की ओर उठाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। अब देखते हैं 2 जुड़े हुए सवाल इससे। जो 2 सवाल हैं, पहला, दक्षिण चीन सागर में चीन का आक्रामक रुख भारत के लिए रणनीतिक खतरा उत्पन्न करता है, विश्लेषण कीजिए। दूसरा, चीन पर नियंत्रण के लिए हिंद महासागर में भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप लोगों को एडिटोरियल एनालिसिस काफी पसंद आया हो। धन्यवाद।